Hello everyone and welcome to Commerce class. The topic which we are going to cover up today is dimensions of business environment. Now हम लोगों ने business environment के बारे में पढ़ा। वो business environment दो हिस्सों में divided होता है। एक होता है micro environment और दूसरा होता है macro environment. Now as far as micro environment is concerned, ये दो हिस्सों में बटा होता है। ये internal and external factors होते हैं। Whereas macro environment में general factors होते हैं जो सारे business के लिए common होते हैं। In today's video we are going to focus only one topic. आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को पढ़ेंगे। ना ये दो हिस्सों में बटा होता है। In this video we are going to study only about the internal factors. Now let's understand the topic micro environment first. Micro environment जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया है कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है। उसकी एक डिफिनेशन देखते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स टू दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स which exercise a direct influence on the working and performance of an individual business organization. यहाँ पे हम सिर्फ एक business organization की बात करते हैं और ये क्या करता है, ये भी उसकी वर्किंग और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। लेकिन वो फैक्टर्स किस क्या होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि वो फैक्टर्स वो होते हैं जो कि बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस के से बाहर रहेंगे, एक्सटर्नल रहेंगे, लेकिन उनका बिजनेस से क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता रहता है। ये होता है माइक्रो एनवायरनमेंट। नाउ इंटरनल फैक्टर्स। नाउ इंटरनल फैक्टर्स माइक्रो एनवायरनमेंट के वो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नाउ इसकी सबसे पहले बात ये होती है कि इन फैक्टर्स को बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वो कंट्रोलेबल होते हैं, उस पर बिजनेस का कंट्रोल रहता है, वो अपने बेसिस पे उसको बदल सकता है। नाउ इंटरनल फैक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला फैक्टर होता है कॉर्पोरेट कल्चर, यानी कि वो जो कंपनी है, जिस इंडिविजुअल बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, उस बिजनेस में कैसे कल्चर को फॉलो किया जाता है। कॉर्पोरेट कल्चर में बिजनेस के वैल्यूज, बिलीव्स और उसके एथिकल सिस्टम आएंगे जो कि उसके फाउंडर या फिर टॉप मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। जितना अच्छा वैल्यू एक बिजनेस का टॉप मैनेजमेंट फॉलो करेगा, वही वैल्यूज वो अपने मेंबर्स को देता है, अपने एम्प्लॉइज को देता है जो उसको फॉलो करते हैं, और वो उसका एक एथिकल स्टैंडर्ड बनाती है। कंपनी के जितने अच्छे वैल्यूज होंगे, कॉर्पोरेट कल्चर जितना अच्छा होगा, कंपनी की वर्किंग उतनी अच्छी होगी। नाउ नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर इज मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। नाउ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव में वो पर्पस होता है जिसकी वजह से वो बिजनेस फाउंड किया गया, वो उसको गाइड करता है कि वो कितना सक्सेसफुल होने वाला है। ये उसके लिए क्या होगा, गाइडिंग फोर्स होता है जो कि उसको उसकी वर्किंग को डिसाइड करता है। ना इसमें एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि यू पीपल वेरी वेल नो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके फाउंडर थे धीरूभाई अंबानी। उन्होंने जब उस कंपनी को स्टार्ट किया था तो उनका मिशन शुरुआत से ये था कि वो अपनी कंपनीज को क्या करेंगे, चाहे पेट्रोकेमिकल या अदर इंडस्ट्री की बात करें, वो उसको नंबर 1 कंपनी बनाने का ही टारगेट लेके चले थे। सो उन्होंने फिर वो सक्सेसफुल इसलिए भी हुआ क्योंकि उनकी जितनी भी वर्किंग थी, उन्होंने हमेशा ये सोच के डिसीजन लिए कि उन्हें उस कंपनी को और आगे लेके जाना है, उसे नंबर 1 की पोजीशन पे लेके जाना है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बियरिंग होता है कंपनी की वर्किंग के लिए कि उसका मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम अपने आप को पहले लिमिट कर लेंगे तो हम उतना ही लिमिट तक सोच सकते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसपे कंपनी की वर्किंग डिपेंडेंट होती है। Now the next internal factor is top management structure. Now top management का मतलब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। यू पीपल वेरी वेल नो कि हर कंपनी के टॉप जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के लिए सारे डिसीजन मेकिंग करते हैं। नाउ टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि वो जो टॉप मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो कितने प्रोफेशनल है, उनकी डिग्री क्या है, क्योंकि इसकी बियरिंग क्या होती है, उनकी कंपनी की डिसीजन मेकिंग पे होती है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में यूजुअली बहुत से रिलेटिव्स होते हैं, इस तरह से होते हैं जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं होते ना। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाईली क्वालिफाइड होंगे नहीं होंगे, इतने प्रोफेशनल नहीं होंगे, उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उनकी डिसीजन मेकिंग पे इस चीज़ का असर पड़ता है। और यहीं पे वो कंपनियां फ़ायदा उठा लेती हैं जो कि बहुत ही प्रोफेशनल होती हैं, जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होंगे। सो इसका इफेक्ट उनकी डिसीजन मेकिंग पे पड़ता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पावर स्ट्रक्चर। यहाँ पे पावर स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्हें कितनी पावर है डिसीजन मेकिंग
लेने की, उनकी आपस में रिलेशनशिप कैसी है चीफ एग्जीक्यूटिव से, उनके एम्प्लॉयज से, उनके शेयर होल्डर से। ना यूजुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी डिसीजन लेते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स पास आउट करते हैं थ्रू रिजोल्यूशन। वो जो डिसाइड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूजुअली वो डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स का सपोर्ट मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास पावर रहेगी, स्ट्रक्चर रहेगा डिसीजन मेकिंग लेने की। और अगर वो सिर्फ एक डमी है शेयर होल्डर्स के हाथ के, जो कि वो वही करेंगे जो शेयर होल्डर्स बोलते हैं, तो ऐसे डिसीजन कई बार क्या होते हैं वो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए लिए जाते हैं, न कि कंपनी के बेनिफिट के लिए, जो कंपनी की वर्किंग पर बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालती है। सो पावर स्ट्रक्चर का मेन पर्पस यहाँ पे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है कि यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसको कितना सपोर्ट उनके एम्प्लॉयज़ का या फिर शेयर होल्डर्स का, क्योंकि इससे डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होती है। इंटरनल फैक्टर इज कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी, यानी कि मार्केट में और जो कस्टमर्स हैं उनके सामने कंपनी को का ब्रांड वो कितना बड़ा समझते हैं या फिर उनकी क्या इमेज है। अब कंपनी की इमेज मार्केट में जो होगी उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। उन्हें पैसे अरेंज करने में दिक्कत नहीं आती अगर कंपनी की इमेज मार्केट में अच्छी है। उन्हें किसी भी कंपनी के साथ कोलेबोरेट करने में, अलायंस फॉर्म करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी फॉरेन मार्केट को एंटर करने में इश्यूज फेस नहीं करेगी। इवन अगर हम इसमें ये बात करें, कंपनी जब कभी किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, किसी भी बड़ी कंपनी के लिए अपने प्रोडक्टों को लॉन्च करना बहुत आसान है, क्योंकि उनकी एक ब्रांड इमेज पहले से मार्केट में होती है, कस्टमर्स उसको पहचानते हैं, तो उस इमेज को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। नई कंपनीज को ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो कंपनी की इमेज का एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसके इन्वायरमेंट पे। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। Now, the last internal factor is human and other resources. यहाँ पे human resources से कंपनी के एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, उसके ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है। ना कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं। उनके बिना कंपनी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो रियल फोर्स होते हैं जिसकी वजह से कंपनी मार्केट में कॉम्पिटिशन फेस करती है, वो सक्सेसफुल होती है। सो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज में हम बात करेंगे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के स्किल की, उनके मोटिवेशन लेवल की और उनके मोरल की, उनके कॉम्पिटेंस की। नाउ कंपनीज के एम्प्लॉयज जितने कॉम्पिटेंट होंगे, जितने स्किलफुल होंगे, जितने हार्ड वर्किंग होंगे, वो कंपनी की वर्किंग में रिफ्लेक्ट होगा। वहीं इसका आप अदर वाइस वर्सा भी देख सकते हैं। कंपनीज के एम्प्लॉयज़ अगर कॉम्पिटेंट नहीं है एंड दे आर नॉट वेरी ऑनेस्ट, तो कंपनी की ऑब्वियस सी बात है वर्किंग पे इन चीज़ों का असर पड़ता है। सो ह्यूमन रिसोर्स की एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। अदर रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी मार्केटिंग पॉलिसीज़ कैसी हैं। मार्केटिंग पॉलिसीज़ ये डिसाइड करेंगी कि कितने नए मार्केट को वो कैप्चर कर पाती है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने उसके लिए समझेगा। उसका R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, तो कंपटीशन फेस करने में मदद करेगा। फाइनेंस होगा तो ऑब्वियसली कोई भी ऑपरेशन वो स्मूथली कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये अदर फैक्टर्स होते हैं जिन पे कंपनी डिपेंडेंट होती है। नाउ ये होते हैं कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स करते क्या है? इंटरनल फैक्टर्स कंपनी को स्ट्रेंथ देते हैं ताकि वो कंपनी क्या करे, मार्केट में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सके। ये वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी को और पावरफुल बनाते हैं, उसकी वर्किंग को और आसान बनाते हैं। थैंक यू।